सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नमस्कार, आदाब, सुप्रभात। आज तो सभी होली की तैयारियों में व्यस्त हैं, पर इन सब के बीच हमारे लिए भी आपने वक्त निकाला, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हाँ, ये तो सही है कि आजकल चारों तरफ बाजार में सिर्फ होली की रंगीनियत ही नजर आ रही है। वैसे पता है संदीप, आज मैंने ना एक बहुत ही अच्छा सपना देखा। कैसा सपना? यही कि मैं नवाबों के घर पर हूँ और बहुत ही बढ़िया सी जिंदगी बिता रही हूँ। कितना मजा आ रहा था ये सब देखकर कि अचानक नींद ही खुल गई और सब कुछ खत्म हो गया। चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि हकीकत में ऐसा हो नहीं सकता। और अगर तुम सपना थोड़ा ज्यादा देखती तो यहाँ के लिए भी लेट हो जाती। फिलहाल अब तो सपने से बाहर आ जाओ। वैसे संदीप, किसी ऐसे नवाब का नाम बताओ जिन्होंने क्रिकेट तो खेला हो लेकिन किन्हीं 2 देशों की तरफ से, और साथ ही कप्तानी भी की हो। बस इतनी सी बात। इसका जवाब तो सभी को पता है। ये पिता व बेटे की एकमात्र जोड़ी है जिसने क्रिकेट के क्षेत्र में टीम इंडिया की कप्तानी की है। पर साथियों, ये जानना जरूरी है कि आज हम बात जूनियर नवाब पटौदी मंसूर अली खां की नहीं, बल्कि इनके पिता इफ्तिखार अली खां पटौदी की कर रहे हैं। वैसे आज ही के दिन 1910 में जन्मे इफ्तिखार अली खां का जन्म दिल्ली के पटौदी हाउस में हुआ था। ये घराना पटौदी के नवाब के नाम से मशहूर हुआ करता था, लेकिन अब ये क्षेत्र दिल्ली नहीं बल्कि हरियाणा के अंतर्गत आता है। इनकी माँ का ताल्लुक नवाबों के घराने से था और इस कारण पटौदी जी का ताल्लुक मशहूर उर्दू शायर मिर्जा गालिब और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां से भी रहा। 1917 में अपने पिता की मौत के बाद इफ्तिखार अली को पटौदी का नवाब बना दिया गया और वो दिसंबर 1931 तक यहाँ के शासक भी रहे। लेकिन आजादी के बाद इन्हें भारतीय विदेश कार्यालय में उच्च पद प्रदान किया गया। इफ्तिखार अली खां पटौदी ने अपनी आरंभिक शिक्षा लाहौर से पूरी करने के बाद 1927 में ऑक्सफोर्ड जाकर पढ़ने का निश्चय किया और फिर यहीं पर इन्होंने कॉलेज टीम की तरफ से खेलना भी शुरू कर दिया। हालांकि इन्होंने भारत में भी इस खेल का प्रशिक्षण लिया हुआ था, लेकिन पहली बार कैम्ब्रिज के खिलाफ इन्होंने 106 और 84 रनों की शानदार पारी खेली थी। हाँ, और इस तरह 1931 के सत्र में इन्होंने ऑक्सफोर्ड के लिए 1307 रनों का योगदान किया था। इस दौरान इनका बैटिंग औसत था 93, जो कि ऑक्सफोर्ड के उस वक्त तक के औसत से भी ज्यादा था। हाँ, वैसे पता है आपको कि जब इसी साल कैम्ब्रिज की तरफ से एलन रेडक्लिफ ने 201 रनों की पारी खेली तो पटौदी नवाब ने इस स्कोर को पीछे करने का चैलेंज लिया और अगले ही मैच में इन्होंने 238 रन बनाकर सभी को आश्चर्य में डाल दिया। हाँ, नवाब पटौदी का ये रिकॉर्ड मार्च 2005 तक यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं तोड़ सका था। लेकिन इस दौरान इन्होंने केवल 3 ही मैच खेले और 6 पारियों में सिर्फ 65 रन ही बनाए। खराब प्रदर्शन के बावजूद नवाब साहब के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए इन्हें वर्ष 1932-33 की एशेज श्रृंखला के लिए भी चुन लिया गया। एशेज के दौरान पटौदी ने सिडनी में हुए अपने पहले टेस्ट मैच में शतक के साथ शुरुआत की। इन्होंने इंग्लैंड की टीम के लिए 102 रन दिए और बाद में इनकी टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज की। वर्ष 1933 सीजन के बाद इन्होंने 49 के औसत से 1749 रन पूरे किए और फिर 1934 की शुरुआत के साथ ही इनकी सेहत कुछ खराब रहने लगी, जिस कारण इन्होंने मात्र 10 ही मैच इस साल खेले। इसी साल इन्होंने इंग्लैंड टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी व तीसरा टेस्ट मैच भी खेला था। हाँ, ये तो है, पर जब इन्हें वर्ष 1936 में इंडिया टीम की तरफ से टेस्ट मैच की कप्तानी का मौका दिया गया था, उस वक्त इन्होंने खराब सेहत के चलते आखिरी वक्त पर खेलने से मना कर दिया और फिर पटौदी नवाब को वर्ष 1946 में टीम इंडिया की कमान सौंपी गई।
और इस दौरान संदीप टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर थी और पटौदी 5 टेस्ट पारियों में 46.71 के औसत से मात्र 55 रनों का योगदान ही दे सके, जिस कारण हर कोई इनकी कप्तानी पर सवाल उठा रहा था। 5 जनवरी 1952 को इफ्तिखार अली खां पटौदी की मौत के बाद इंडियन टेस्ट क्रिकेट के 75 साल पूरे होने के मौके पर वर्ष 2007 में आयोजित एक समारोह के दौरान पटौदी ट्रॉफी नाम से एक श्रृंखला को शुरू किए जाने पर चर्चा भी हुई थी। हाँ, पटौदी ट्रॉफी का प्रस्ताव भारत व इंग्लैंड के बीच होने वाले मैचों के लिए दिया गया। हालांकि अभी तक ये प्रस्ताव विचाराधीन ही है। ये श्रृंखला शुरू हो या ना हो, लेकिन पटौदी नवाब का योगदान भारतीय क्रिकेट के क्षेत्र में हमेशा ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज हमारी पूरी टीम की तरफ से इफ्तिखार अली खान पटौदी को उनकी जयंती पर सलाम। वैसे बबीता, ये लिटरेचर भी बड़ी ही कमाल की चीज होती है, नहीं? हाँ। इसका नशा अगर एक बार किसी को चढ़ गया तो फिर ये समझ लो कि उसे पहचान बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। हाँ, और हिंदुस्तान का इतिहास इस लिटरेचर यानी साहित्य के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता है। फिर बात चाहे आजादी के पहले की हो या बाद की, साहित्य के क्षेत्र में देश का नाम हमेशा ही अग्रणी रहा है। दरअसल हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1906 में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में उस साहित्यकार का जन्म हुआ था जिन्हें अंग्रेजी, रूसी, संस्कृत, फारसी व उर्दू समेत बहुत सी भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान था। बिल्कुल, भाषाओं पर इनका ज्ञान जितना मजबूत था, लिखने की कला भी उतनी ही इनमें मौजूद थी। और यही वजह है कि इनके द्वारा लिखे गए पद्य साहित्य को मैथिली शरण गुप्त, राम कुमार वर्मा व वृंदावन लाल वर्मा जैसे साहित्यकारों के काफी करीब माना जाता है। जी हाँ, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत के जाने माने शिक्षाविद और हिंदी साहित्यकार अंबिका प्रसाद दिव्य जी थे, जिन्हें आज भी बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना जाता है। कायस्थ परिवार में जन्मे दिव्य जी ने हिंदी विषय से अपना MA पूरा किया और फिर मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से सेवा कार्य प्रारंभ कर दिया। यहाँ से इन्हें प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त होने का सम्मान प्राप्त हुआ था। एक आदर्श प्राचार्य के रूप में दिव्य जी को वर्ष 1960 में सम्मानित किया गया और शिक्षण कार्य के साथ साथ इन्होंने अपने पूरे जीवन में कई महत्वपूर्ण उपन्यासों, महाकाव्यों व नाटकों की रचना की थी। दिव्य जी के उपन्यासों का मुख्य केंद्र बिंदु बुंदेलखंड अथवा बुंदेली नायक थे। बेलकली, पन्ना नरेश अमान सिंह, जय दुर्गा का राजमहल, सती का पत्थर, रानी दुर्गावती जैसी कई ऐतिहासिक रचनाएं दिव्य जी ने बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि के इर्द गिर्द ही लिखी हैं। जबकि खजुराहो की रानी, गांधी परायण, मनोवेदना जैसी रचनाओं में दिव्य जी के महाकाव्यों की झलक नजर आती है। बिल्कुल, इसके अलावा झांसी की रानी, कामधेनु, भारत माता, फूटी आंखें व प्रलय का बीज जैसे कई नाटकों की रचना भी की है इन्होंने। ये सभी नाटक शुरू से लेकर अंत तक पाठकों की जिज्ञासा को बनाए रखने में सक्षम है और कई नाटकों का तो अब तक नाट्य रूपांतरण भी किया जा चुका है। सच में साहित्य लिखने वाले व्यक्ति की सोच की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके दिमाग में कौन सा विचार कब व कैसे आ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे इसकी वजह यह भी होती है कि वो चीजों को एक दूसरे ही नजरिए से देखते हैं। और अपने खाली वक्त को बर्बाद करने से अच्छा तो यही है कि हम इन रचनाओं का अध्ययन करें, जिससे हमारी सोच में भी तीव्रता आएगी, साथ ही भाषा के प्रति हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। आज हमारी पूरी टीम देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार अंबिका प्रसाद दिव्य जी को याद करते हुए उन्हें उनके योगदानों के लिए धन्यवाद अदा करती है। वैसे अगर बात लिटरेचर की हो रही है तो क्यों ना इसी क्षेत्र के किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जाए जो कलम के धनी होने के साथ साथ विज्ञान की दुनिया में भी एक नई सोच के लिए पहचाने जाते हैं। बिल्कुल संदीप, मैं भी यही सोच रही थी। और पता है साथियों, हमारी ये पर्सनैलिटी अपने वास्तविक नाम राजशेखर बासु से ज्यादा परशुराम के नाम से पहचानी जाती है। अब आप कहेंगे कि भला ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ये है कि बासु जी ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान अपने वास्तविक नाम से किया है, जबकि कलम की दुनिया में इन्होंने परशुराम नाम से ही पाठकों को बेहतरीन साहित्य दिया है।
लेखक व केमिस्ट राजशेखर बासु का जन्म आज ही के दिन 1880 में पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में हुआ था और इन्हें खास तौर पर कॉमिक व स्टैरिकल यानी व्यंग्यपूर्ण लघु कथाओं के लिए पहचाना जाता है। ये इनके कलम का ही जादू है कि बासु जी को 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ बंगाली हास्य लेखक की फेहरिस्त में शुमार किया जाता है। बासु जी को अतुलनीय योगदानों के लिए वर्ष 1956 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। राजशेखर जी ने अपना बचपन बिहार राज्य में बिताया और इसी कारण जो भाषा इन्होंने सबसे पहले सीखी वो बंगाली नहीं बल्कि हिंदी थी। विज्ञान विषय के प्रति बचपन से ही इनमें एक अलग ही चाहत थी। वो किताबों की बजाय चीजों को करके सीखने की आदत रखने वाले छात्र हुआ करते थे। हाँ, इनके बड़े भाई का कहना था कि बहुत ही कम उम्र से ही राजशेखर ने घर पर ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बना रखी थी। हाँ, यहाँ तक कि इन्होंने दीवार पर एक बैरोमीटर लटका रखा था जिसकी मदद से वो मौसम की पूर्व जानकारी दिया करते थे। अपनी इसी जिज्ञासा के चलते कई बार राजशेखर बासु टेम्पल मेडिकल स्कूल जाया करते थे ताकि औषधियों व नए रसायनों के बारे में अपनी जानकारी को पुख्ता कर सके। सच में पहले लोग अपने आसपास से ही इतना सीख लिया करते थे कि किताबी ज्ञान उनके ज्ञान के आगे फीका पड़ जाता था। हाँ, सही कहा तुमने संदीप। वैसे जब बासु जी आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे तो यहीं पर इनकी मुलाकात महान भारतीय वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी से हुई। रॉय जी ने बासु जी की बुद्धिमत्ता को देखते हुए इन्हें अपनी कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में रख लिया। बासु जी ने कंपनी को बतौर केमिस्ट ज्वाइन किया था, लेकिन बहुत जल्द अपनी मेहनत के दम पर इन्हें यहाँ के मैनेजर का उच्च पद दे दिया गया। इस तरह 1932 में वो यहाँ से सेवानिवृत्त हुए और फिर इन्होंने साहित्य की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाए। बासु जी ने बतौर लेखक हालांकि अपनी शुरुआत 1920 के दशक से ही कर दी थी, पर जब कभी वो मासिक पत्रिका के लिए लिखते उनका नाम परशुराम होता था, जिस कारण शुरुआत में किसी को पता नहीं चला कि रसायनों के बीच रहने वाला कोई शख्स इतना बेहतरीन लेखक भी हो सकता है। पर परशुराम नाम इन्होंने ऐतिहासिक कहानियों से नहीं बल्कि अपनी ही एक कहानी के पात्र से लिया था। दरअसल इन लघु कहानियों की तारीफ खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, इसीलिए इस नाम से बेहतर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वर्ष 1937 में इन्होंने चलंतिका नाम से बंगाली डिक्शनरी यानी शब्दकोश पुस्तिका की रचना की, जिस पर रविंद्रनाथ टैगोर जी की टिप्पणी कुछ यूं थी कि आखिरकार अब हमारे पास बंगाली डिक्शनरी आ ही गई। इसमें मौजूद ग्रामर और अपेंडिक्स दोनों ही काबिले तारीफ हैं। इनके द्वारा तैयार की गई ये बंगाली डिक्शनरी आज भी इस्तेमाल की जा रही है। बासु जी ने अपने पूरे करियर में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की। वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के एक्टिव मेंबर होने के साथ साथ बांगिया साहित्य परिषद के साथ भी जुड़े रहे। सिर्फ इतना ही नहीं संदीप, बासु जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों की मदद भी की थी। वो इन्हें बम बनाने के लिए केमिकल तैयार करके दिया करते थे ताकि ये जंग आगे बढ़े और हम आजाद हो सके। बंगाल में प्रिंटिंग के शुरू होने में बासु जी का योगदान महत्वपूर्ण रहा। बासु जी को कोलकाता विश्वविद्यालय ने जग्गातारिणी व सरोजनी मेडल से विभूषित किया था। साथ ही कोलकाता व जाधवपुर विश्वविद्यालयों ने इन्हें डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित किया था। इनकी रचना कृष्णकली इत्यादि गाल्पा के लिए बासु जी को रविंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1958 में इन्हें आनंदी बाई इत्यादि गाल्पा के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। राजशेखर बासु जी के योगदानों को ना ही कभी साहित्य के क्षेत्र में भुलाया जा सकता है और ना ही वैज्ञानिक उपलब्धियों के क्षेत्र में। वो हमेशा ही हमारे इतिहास का अविस्मरणीय पहलू बनकर रहेंगे। आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम राजशेखर बासु को उनकी जयंती पर हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती है। वैसे साथियों, हम महान व अग्रणी खगोलविद यानी एस्ट्रोनॉमर सर विलियम हर्शल के बारे में तो पहले भी बात कर चुके हैं, पर आज करेंगे चर्चा उन्हीं की बहन कैरोलीन ल्यूक्रेटिया हर्शल की।
बिल्कुल संदीप, पहली बात तो ये कैरोलीन हर्शिल का जन्म आज ही के दिन 1750 में हुआ था, और दूसरी बात ये कि यही वो पहली महिला भी हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रशासन की तरफ से खर्चा दिया जाता था। इतना ही नहीं बबीता, कैरोलीन ही वो पहली महिला हैं जिन्हें 1828 में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की तरफ से गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। साथ ही 1835 में मैरी सोमरविल के साथ इस सोसाइटी का सदस्य भी चुना गया था। इनके द्वारा खोजे गए कॉमेट 35P हर्शल रिगोलेट का नाम इन्हीं के नाम पर ही रखा गया है। कैरोलीन जब 10 साल की थीं, तभी इनके पिता ने अपनी पत्नी की मर्जी के खिलाफ बेटी को पढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए। ऐसे में जब कभी भी कैरोलीन की माँ घर पर नहीं होती थी, तो इनके पिता विलियम के साथ साथ कैरोलीन को भी पढ़ाया करते थे। माँ की तरफ से कैरोलीन को नए नए प्रकार के कपड़े सिलने जैसे कामों की तो छूट थी, लेकिन पढ़ने के लिए सख्त मनाही थी। ऐसे में इनके पिता की मौत के बाद कैरोलीन के लिए पढ़ना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन इनकी लगन को देखते हुए विलियम ने अपनी बहन को अपने पास इंग्लैंड बुला लिया। इस दौरान विलियम अपने म्यूजिक करियर की दिशा में कार्य कर रहे थे। ऐसे में कैरोलीन ने भी इनकी मदद करना शुरू कर दिया। विलियम को उनके काम में सपोर्ट करने के साथ साथ कैरोलीन ने घर का भी पूरा ध्यान रखा। कैरोलीन ने अपने भाई से सिंगिंग सीखना शुरू किया और देखते ही देखते वो भी विलियम के साथ बतौर सिंगर परफॉर्म करने लगी। म्यूजिक करियर के बाद विलियम ने अचानक से एस्ट्रोनॉमी की ओर रुख कर लिया और इस तरह कैरोलीन ने भी इस क्षेत्र में सीखना शुरू कर दिया। साथ ही भाई का पूरा सहयोग भी किया। विलियम की खोजों के दौरान उनके विश्लेषण को क्रम से लिखने का कार्य कैरोलीन ने बड़ी ही समझदारी से पूरा किया और साथ ही साथ खाली समय में वो टेलीस्कोप की मदद से आकाश की गहराइयों में झांकने की कोशिश भी किया करती थी। William Herschel was one of the giants of British astronomy, but he also had a sister, and he employed Caroline as his assistant and also as an observer alongside him. So she was really the first professional female astronomer. Essentially, William, at the time of this discovery, was very much interested in stars, and he built a small telescope for Caroline and instructed her to go out and essentially sweep the heavens. And very quickly she discovered a new object that wasn't in any of her other catalogs. His sister Caroline, she was one of his true secret weapons in achieving his insights because she helped him organize his research. She helped him get interested in things. She was very much an independent thinker, but she was devoted to facilitating his work. बिल्कुल संदीप, कितना गहरा रिश्ता था ये भाई और बहन का। लेकिन विलियम की शादी के बाद कैरोलीन को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिस वजह से इनका अध्ययन भी प्रभावित हुआ। पर फिर भी भाई का साथ इन्होंने तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि खुद विलियम ने इस दुनिया से विदा नहीं ले ली। विलियम की मौत के बाद भी कैरोलीन एस्ट्रोनॉमी से लगातार जुड़ी रही। अपने लेखों के दौरान कैरोलीन ने ये संदेश शुरू से ही देना जारी रखा था कि वो स्वतंत्र रूप से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहती हैं और इसीलिए प्रशासन की तरफ से इनके भाई के साथ साथ इन्हें भी शोध कार्यों के लिए खर्चा दिया जाता था। ये वो दौर था साथियों जब विज्ञान शोध के लिए सिर्फ पुरुषों को ही खर्चा मिलता था। ऐसे में कैरोलीन ही वो पहली महिला बनी जिन्हें राज्य की तरफ से शोध के लिए वेतन दिया जाता था। इस तरह कैरोलीन ने अपने भाई के साथ के अलावा कॉमेट्स व आकाश गंगा के आसपास मौजूद कई खगोल पिंडों से जुड़ी बहुत सी स्वतंत्र खोजें की, जिस कारण खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभी भी इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। पर हाँ, ये बात सच है कि विलियम की मौत के बाद कैरोलीन को गहरा धक्का लगा और यही वजह थी कि वो इंग्लैंड से जर्मनी वापस आ गई थी। इसके बाद जर्मनी में ही अपने आखिरी समय तक इन्होंने खगोल जगत से जुड़े अध्ययन जारी रखे और अंत में 9 जनवरी 1848 को खुद अपने भाई का साथ देने ये दुनिया छोड़कर एक अनजान दुनिया में चली गईं। आज हम सभी कैरोलीन हर्शिल को सलाम करते हैं। सच संदीप, यकीन ही नहीं होता कि उस दौर में महिलाओं का जीवन इतना कठिन रहा होगा। अगर उस वक्त इन्होंने अहम कदम न उठाए होते तो शायद आज हमारी स्थिति इतनी बेहतर नहीं होती। वो तो है। कल से आज का वक्त तो बदल गया
और साथ ही हमें मिलने वाले अधिकार भी बढ़ते चले गए। अब हम जितना आगे बढ़ेंगे वैज्ञानिक चुनौतियां भी उतनी ही बढ़ती जाएंगी। पर अब जिनकी बात हम कर रहे हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लोगों में से गिना जाता है। वैसे अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो ओहम का नियम आपने जरूर पढ़ा होगा। ये नियम किसी कंडक्टर के मध्य मौजूद विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापने में प्रयोग किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ओम के नियम को देने वाले वैज्ञानिक थे जॉर्ज सिमोन ओम, जिनका जन्म आज ही के दिन 1789 में अर्लेंगन में हुआ था। इनके माता पिता ने फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद इनके पिता ने खुद से अपने आप को शिक्षित किया और फिर अपने बेटे को भी। ओम 10 साल के थे जब इनकी माँ की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद ओम के पिता ने अपने बेटे को गणित, भौतिकी, रसायन व दर्शन का विद्वान बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। 11 से 15 साल की उम्र में ओहम ने जिम्नेजियम में दाखिला लिया और यहाँ थोड़ी बहुत वैज्ञानिक शिक्षा लेने के अलावा प्रमुख तौर से इन्होंने अपने पिता से ही सीखना जारी रखा और इन्हें मिली उपलब्धियों का श्रेय भी ये अपने पिता को ही देते थे। जॉर्ज ओम के पिता ने अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें स्विट्जरलैंड भेज दिया, जहां पढ़ाई पूरी करने के बाद 1806 से इन्होंने बतौर मैथमेटिक्स टीचर काम करना शुरू कर दिया। वर्ष 1809 में इन्होंने ये पोस्ट छोड़ दी और बतौर प्राइवेट ट्यूटर काम करने लगे, लेकिन फिर 2 साल बाद इन्होंने 1811 में दोबारा से अर्लेंगन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। अपने टीचिंग करियर के साथ ही जॉर्ज ओम ने 1811 में डॉक्टरेट भी पूरी कर ली और अर्लेंगन में ही बतौर मैथमेटिक्स फैकल्टी काम करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ भी वो लंबे समय तक नहीं रह सके। दरअसल समस्या ये थी कि वो एक ही तरह के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनकर नहीं रह सकते थे। वो अपनी सोच को प्रायोगिक कसौटी पर परख कर देखना चाहते थे और इसी कश्मकश के बीच इन्होंने लिखना शुरू कर दिया ताकि उनकी काबिलियत सभी के सामने आ सके। सबसे पहले इन्होंने ज्यामितीय यानी जियोमेट्री की एलिमेंट्री पुस्तक की रचना की और फिर 1927 में इन्होंने प्रकाशन किया द गैल्वेनिक सर्किट इन्वेस्टिगेटेड मैथमेटिकली नामक पुस्तक का। बिल्कुल बबीता, वैसे यही वो पुस्तकें भी थी जिनमें इन्होंने महत्वपूर्ण ओहम के नियम का प्रतिपादन किया था। जी साथियों, इस नियम के तहत ओम ने सर्किट के 2 सिरों के मध्य मौजूद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अथवा विद्युत के दबाव को मापने का तरीका इजाद किया था। उनके मुताबिक दबाव या यूं कहें कि विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत धारा की क्षमता और सर्किट के उस हिस्से में मौजूद रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। The mathematical formula which Ohm derived for this phenomenon he owed to his systematic working method. Ohm entered all his results in his notebooks, recording the length, diameter and material of the wires he used. Over the years, he had gathered so much information that he was able to formulate a mathematical connection and express it as a formula. He discovered that the ratio of current to voltage in a particular conductor is always constant, and he defined resistance as this constant ratio. Today, the formula he derived is known as Ohm's law, namely, resistance equals voltage divided by current. जॉर्ज ओहम के इस नियम व इस पुस्तक की मदद से विद्युत धारा के अनुप्रयोगों को समझने में विज्ञान जगत को सहूलियत होने लगी और इसीलिए देखते ही देखते इसे वैश्विक स्तर पर अपनाया जाने लगा। ये नियम विज्ञान के क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि रहा है और इसीलिए ओम का नियम हमारी स्कूल टेक्स्ट बुक का हिस्सा होने के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी इस्तेमाल किया जाता है। आज भले ही जॉर्ज सिमोन ओहम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये नियम उन्हें आज भी जीवित रखे हुए है। इसीलिए इनके सम्मान में एसआई यूनिट में रेजिस्टेंस का मात्रक भी ओहम रखा गया है। आज समस्त विज्ञान जगत व बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड जॉन सिमोन ओम को उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए सलाम करते हैं। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आप सभी को आज होने वाले होलिका दहन की बहुत बहुत बधाई। पर होली के अवसर पर सवाल का जवाब देना मत भूलिएगा। हाँ, और आज का हमारा सवाल ये है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? अपने जवाब हम तक पहुंचाइए सिर्फ और सिर्फ born to be remembered @gmail.com पर।
साथ ही जुड़िए हमसे हमारे फेसबुक पेज facebook.com/born-to-be-remembered पर। और अब संदीप और बबीता को यहीं पर दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले संडे। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered. इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुत करता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।